हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक अम्लों की OH आबंध के विदलन संबंधी अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध टूटता है। देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये OH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा कि अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध टूटता है। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं जिनमें ये COH आबंध टूटता है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक COH आबंध विदलन संबंधी अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया एनहाइड्राइड का विरजन। प्यारे विद्यार्थियों, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों को खनिज अम्लों जैसे कंसंट्रेट H2SO4 अथवा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 के साथ में गर्म करने पर एनहाइड्राइड बनते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को कंसंट्रेट H2SO4 या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल संगत एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ये एसिटिक अम्ल है, ये OH है ना। क्या है ये? एसिटिक अम्ल। ये है एसिटिक अम्ल। और IUPAC में इसको क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, है ना। तो जब एसिटिक अम्ल को गर्म करते हैं, इसके दो अणु लेते हैं, इसके दो अणु लेते हैं एसिटिक अम्ल के CH3। तो जब गर्म करते हैं खनिज अम्ल जैसे कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, ये गर्म करने का साइन है। या P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है ये एक निर्जलीकारक होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये। तो यहां से ये जो OH और OH है, एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और ये बनता है एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड OC, है ना। ये डबल बॉन्ड OCH3, इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाता है तो ये बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में या P2O5 के साथ में गर्म करने पर एनहाइड्राइड बनाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल को गर्म करते हैं तो दो अणुओं में से जल का एक अणु, जल के दो अणु में से अम्ल के दो अणु में से जल का एक अणु बाहर निकलता है। अच्छा, इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखो, जैसे अच्छा देखो, ये है ना एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO। देखो, इसे हम इस तरीके से भी इसको लिखते हैं। देखो, ये CH3CO है ना, CH3CO है ना, ये O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड ही है। और या इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O, है ना। ये तीनों एक ही यौगिक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्ल जैसे कंसंट्रेट H2SO4 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में गर्म करने पर
क्या बनाते हैं, एनहाइड्राइड बनाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल क्या बनाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड बनाता है। अच्छा, अगर हम उदाहरण देखें बेंजोइक अम्ल का, C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल है ना। एक अणु और लीजिए, C6H5COOH, और ये है बेंजोइक अम्ल। ये बेंजोइक अम्ल, जब इसको H आयन मतलब अम्ल की उपस्थिति में, कंसंट्रेट अम्ल की उपस्थिति में इसको जब गर्म करते हैं, और या इसको P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में इसको गर्म करते हैं, ये गर्म का साइन है। तो गर्म करने पर एक OH और एक H, ये कुल मिलाकर के पानी बनता है, और ये बनता है C6H5CO, है ना, C6H5COO प्लस H2O। तो ये बनता है बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो ये बनता है बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो बेंजोइक एनहाइड्राइड बनता है। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों की PCl3 होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, देखो, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं RCOOH, देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों का ये जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है, ये एल्कोहलों के हाइड्रोक्सिल समूह के समान व्यवहार करता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का OH समूह एल्कोहलों के हाइड्रोक्सिल समूह के समान व्यवहार करता है, और एल्कोहलों के समान ही ये PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की OH समूह क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किनके साथ में कराते हैं, इनके साथ में कराते हैं, तो जिस प्रकार से एल्कोहलों का OH समूह इनके साथ में अभिक्रिया कराने पर Cl परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होता है ना, इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्लों का OH समूह भी इनके साथ में अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। देखो ये अभिक्रिया देखिए, RCOOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में, इसके 3 अणु लेंगे, तो ये बनता है OH की जगह Cl आ जाएगा, 3RCOCl, ये एसिल क्लोराइड बनता है, और H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ये बनता है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, और ये क्या है, एसिल क्लोराइड, और या इसको एसिड क्लोराइड भी इसको कहते हैं, एसिड क्लोराइड। अच्छा, इसी प्रकार से PCl5 के साथ में रिएक्शन होती है। देखो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं RCOOH,
जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है RCOCl। ये अम्ल क्लोराइड बनता है या इसे एसिल क्लोराइड बोलते हैं, प्लस बनेगा POCl3 और प्लस बनेगा HCl। ये फास्फोरिल क्लोराइड होता है प्लस HCl। इसी प्रकार से ये जो थायोनिल क्लोराइड होता है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH प्लस SOCl2। SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है अम्ल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड RCOCl और प्लस बनता है SO2 तो ये क्या बनता है अम्ल क्लोराइड और प्लस क्या बनेगा HCl। ये क्या है एसिल क्लोराइड। देखो अम्ल क्लोराइड बनाने के लिए ये जो एसिल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड है ना, अम्ल क्लोराइड बनाने के लिए PCl3 PCl5 ये थायोनिल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है और इसमें थायोनिल क्लोराइड के उपयोग को वरीयता दी जाती है, क्योंकि जब थायोनिल क्लोराइड के साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो ये SO2 और HCl गैस बनती है। ये गैसीय रूप में प्राप्त होते हैं तो ये बाहर निकल जाते हैं तो शुद्ध अम्ल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो अम्ल क्लोराइड बनाने में थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया को वरीयता दी जाती है। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो जैसे ये है CH3COOH, ये क्या है एसिटिक अम्ल। ये क्या है एसिटिक अम्ल। देखो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब कराते हैं PCl3 PCl5 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगी। इसके 3 अणु लेंगे तो ये बनेगा CH3COCl। ये क्या है एसिटिल क्लोराइड। इसका साधारण नाम क्या है एसिटिल क्लोराइड। ये एसिटिल क्लोराइड है या इसको एथेनॉयल क्लोराइड बोलते हैं। IUPAC में एथेनॉयल, IUPAC में बोलेंगे इसको एथेनॉयल क्लोराइड और प्लस बनेगा H3PO3 तो ये बनता है। और अगर हम अभिक्रिया कराएं, मान लो हम बेंजोइक अम्ल ले लें C6H5COOH, ये है बेंजोइक अम्ल, नाम नोट करो इसका नाम है बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। इसकी अभिक्रिया मान लीजिए PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है OH की जगह Cl आ जाता है, OH समूह Cl के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो ये बनता है C6H5COCl, है ना COCl और बनेगा POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड प्लस HCl तो ये बनता है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड बनता है, बेंजोइल क्लोराइड बनता है। अच्छा, अगर अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ में कराई जाए, अगर अभिक्रिया CH3COOH एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया मान लीजिए ये SOCl2 है, थायोनिल क्लोराइड के साथ में कराएं तो थायोनिल क्लोराइड के साथ में कराने पर OH की जगह क्या आ जाएगा Cl, CH3COCl, यही बनेगा एसिटिल क्लोराइड और बनेगा SO2 और प्लस HCl। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल
PCl3 PCl5 थायोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एसिल क्लोराइड, या इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड बनाते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अगली अभिक्रिया देखते हैं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अमोनिया के साथ अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अमोनिया के साथ में अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करके अमोनियम लवण बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम लवण, अमोनियम साल्ट बनाते हैं। और ये अमोनियम लवण जब इनको तेज गर्म करते हैं तो ये एमाइडो में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अमोनियम लवण बनते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अमोनिया के साथ में अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, अमोनियम लवण, जो तेज गर्म करने पर एमाइड में परिवर्तित हो जाता है। जब अमोनियम लवणों को तेज गर्म करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एमाइड बनाते हैं। देखो जैसे ये अभिक्रिया देखिए, CH3COOH, CH3 ये क्या है, CH3COOH क्या है, एसिटिक अम्ल। तो जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ में कराते हैं, NH3 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये NH4 हो जाता है, CH3COONH4, ये अमोनियम लवण बनता है। आयनिक यौगिक होता है, इस पर धनावेश होता है, ये एसीटेट आयन पर ऋणावेश होता है। तो ये अमोनियम लवण बनता है। और जब अमोनियम लवण को तेज गर्म करते हैं, जब इसको तेज गर्म करते हैं तो तेज गर्म करने पर इसमें से पानी निकल जाता है, और ये बनता है CH3CONH2 प्लस H2O। तो ये बनता है एसिटेमाइड बनता है। इसी प्रकार से अभिक्रिया देखते हैं बेंजोइक अम्ल की, C6H5COOH। ये क्या है, बेंजोइक अम्ल, बार बार नाम आ रहा है, ये है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ में कराते हैं तो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ये NH4 में बदल जाता है OH समूह। तो ये बनता है C6H5COONH4। ये आयनिक यौगिक होता है, ये अमोनियम आयन, ये बेंजोएट आयन। तो ये क्या बनता है, अमोनियम बेंजोएट। इसका नाम क्या है, अमोनियम बेंजोएट। तो ये बनता है अमोनियम बेंजोएट। तो जब इसको तेज गर्म करते हैं, ये गर्म करने का साइन है, जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें से पानी निकल जाता है और ये बनता है C6H5CONH2, है ना, तो प्लस H2O। तो ये बनता है बेंजामाइड। तो ये बेंजामाइड बनता है, बेंजामाइड। तो अमोनिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में गर्म करने पर क्या बनाती है, अमोनियम लवण। और जब अमोनियम लवण को तेज गर्म करते हैं तो वे एमाइड बनाते हैं। तो ये बनता है बेंजामाइड। इसी प्रकार से थैलिक अम्ल के साथ में रिएक्शन देखते हैं अमोनिया की। देखो ये है ये बेंजीन रिंग, COOH, ये होता है थैलिक अम्ल, ये है थैलिक अम्ल। देखो थैलिक अम्ल की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ में कराते हैं ना, अमोनिया, दो अणु लेंगे इसकी अमोनिया के, तो
अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराने पर इसमें यहाँ भी NH3 जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा, तो ये बनता है अमोनियम थैलेट। ये लवण बनेगा जिसका नाम है अमोनियम थैलेट, है ना। आयनिक यौगिक है ये CONH4, है ना, COONH4। तो ये अमोनियम थैलेट, ये अमोनियम थैलेट बनता है, अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट बनता है। और जब इसको तेज गर्म करते हैं तो तेज गर्म करने पर ये अपघटित हो जाता है और यहाँ से H2O निकलेगा, इसमें से एक H2O यहाँ से निकलता है, तो ये बनता है थैलेमाइड, CONH2, थैलेमाइड, CONH2 प्लस H2, जल के दो अणु निकलते हैं 2H2O। और ये जो थैलेमाइड बनता है ये है थैलेमाइड। जब इस थैलेमाइड को तेज गर्म करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, तेज गर्म करते हैं ना, तो तेज गर्म करने पर यहां से अमोनिया निकल जाता है, एक NH2 के साथ में NH3 के रूप में बाहर निकलता है। तो ये बनता है NH, है ना, और ये NH3 इसमें से बाहर निकलता है ना, तो ये बनता है, इसका नाम है थैलेमाइड, ये है थैलेमाइड। तो अमोनिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में गर्म करने पर अमोनियम लवण बनाती है और अमोनियम लवण गर्म करने पर एमाइड बनाते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अगली अभिक्रिया देखते हैं, वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया, एस्टरीकरण। किसे कहते हैं एस्टरीकरण? वेरी इंपोर्टेंट, एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन किसे कहते हैं एस्टरीकरण? अगली वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये एस्टरीकरण। एस्टरीफिकेशन किसे कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों व फिनोलों के साथ, एल्कोहलों व फिनोलों के साथ सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 अथवा HCl गैस जैसे खनिज अम्लों की उपस्थिति में एस्टर व जल बनाता है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों व फिनोलों के साथ खनिज अम्लों जैसे कंसंट्रेट H2SO4, जैसे शुष्क HCl गैस, इनकी उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों व फिनोल के साथ में अभिक्रिया करके एस्टर और जल बनाता है और ये अभिक्रिया ही कहलाती है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण किसे कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों जैसे सांद्र H2SO4, जैसे शुष्क HCl गैस, खनिज अम्लों की उपस्थिति में एल्कोहलों व फिनोलों के साथ अभिक्रिया करके एस्टर और जल बनाते हैं और ये अभिक्रिया ही कहलाती है एस्टरीकरण। इसी अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीफिकेशन। देखो,
ये RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये देखो R-OH, ये क्या है, ये एल्कोहल। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये एल्कोहल हो गया। तो खनिज अम्लों की उपस्थिति में देखो, ये जो खनिज अम्ल होते हैं ना, ये प्रोटॉन दाता होते हैं, है ना, इनसे क्या प्राप्त होते हैं, प्रोटॉन। तो कुल मिलाकर के यहाँ से OH और यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकलता है, और ये बनता है R, ये COOR डैश, है ना, ये बनता है एस्टर प्लस ये जल बनता है। अच्छा, इसके देखो, इसके उदाहरण देख सकते हैं हम। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है, एल्कोहल है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो एल्कोहलों के साथ में एस्टर व जल बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में, जो खनिज अम्ल होते हैं H2SO4 या शुष्क HCl गैस, ये अम्ल जो होते हैं ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो इनकी उपस्थिति में ये आपस में अभिक्रिया करके एस्टर, ये एस्टर है और ये जल बनाते हैं, और इसी अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। अच्छा, हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। और जो एस्टरीकरण होती है, ये एस्टरीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, मतलब दोनों ओर होती है। अभिक्रिया किसी भी दिशा में पूरी नहीं होती। अभिकारक उत्पाद बनाते हैं, कुछ मात्रा वापस उत्पादों की अभिकारकों में परिवर्तित होती रहती है। और मान लीजिए इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं C2H5OH, एथिल एल्कोहल एथेनॉल की उपस्थिति में, एथेनॉल के साथ में अम्ल की उपस्थिति में, तो ये बनता है CH3COOC2H5 प्लस H2O। तो ये बनता है एथिल एसीटेट। इस एस्टर का नाम क्या है, एथिल एसीटेट। एस्टर का नाम है एथिल एसीटेट। अच्छा, अगर अभिक्रिया मान लीजिए, अगर अभिक्रिया हम कराए बेंजोइक अम्ल के साथ में C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया मान लीजिए मेथेनॉल के साथ में करा रहे हैं, मैथिल अल्कोहल के साथ में। तो मैथिल अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया कराने पर यहाँ से OH और यहाँ से H और H2O निकल जाएगा। H आयनों की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो ये बनता है C6H5 COOCH3, है ना, प्लस H2O। तो ये क्या बनता है, ये बनता है मैथिल बेंजोएट। इसका नाम क्या है, मैथिल बेंजोएट बनता है। अच्छा, अगर मान लो हम ये रिएक्शन देखें, CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम कराते हैं फिनोल के साथ में, है ना। ये फिनोल के साथ में रिएक्शन कराते हैं, निर्जली ये जो खनिज अम्ल है इनकी उपस्थिति में H2SO4 या शुष्क HCl गैस। तो यहाँ से ये OH और ये H, ये पानी बन जाएगा, और ये हो जाएगा CH3COOC6H5 प्लस H2O। तो ये बनता है फेनिल एसीटेट। इसका नाम है फेनिल एसीटेट बनता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों और फिनोलों के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl गैस जैसे खनिज अम्लों की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर व जल बनाते हैं। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों व फिनोल के साथ में अभिक्रिया करते हैं
खनिज अम्लों की उपस्थिति में तो क्या बनता है, एस्टर और जल बनता है, और ये अभिक्रिया ही कहलाती है एस्टरीकरण। नोट करिए इसको। अब देखते हैं एस्टरीकरण की क्रिया विधि। जो एस्टरीकरण की अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, एस्टरीकरण की क्रिया विधि, है ना, मैकेनिज्म। अब देखते हैं एस्टरीकरण की क्रिया विधि। जो एस्टरीकरण की अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, मैकेनिज्म क्या है इसकी एस्टरीकरण की। ये मैकेनिज्म आपके कोर्स में है। तो देखो, जो एस्टरीकरण की अभिक्रिया होती है इसमें खनिज अम्ल जैसे H2SO4 और HCl गैस, ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, ये प्रोटॉन देते हैं। ये खनिज अम्ल जो होते हैं ना, H2SO4 से हमें क्या प्राप्त होते हैं, ये प्रोटॉन प्राप्त होते हैं, और जो प्रोटॉन होता है ना, वो प्रोटॉन इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। तो अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, देखो इस प्रकार से होती है ये अभिक्रिया। ये RCOOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और एस्टरीकरण की जो अभिक्रिया होती है ना, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में पहले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये जो CO कार्बोनिल समूह है ना, ये CO, इसमें ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। ये ऑक्सीजन प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, यानी कि ये जो कार्बोनिल समूह होता है ना, इसका प्रोटोनन होता है, प्रोटोनेशन होता है। इसका क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। O से ये H जुड़ जाता है, तो O तो ये बन जाता है R, और ये H इस O से क्यों जुड़ता है, क्योंकि O के ऊपर बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। O के ऊपर बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और देखो इस O के ऊपर भी बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, यहाँ पर पाई आबंध भी है, पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो H इस O से जुड़ता है। ये जो कार्बोनिल समूह है ना, कार्बोनिल समूह की ये जो ऑक्सीजन है, इसका प्रोटोनन होता है, प्रोटोनेशन होता है, ऑक्सीजन प्रोटोन ग्रहण करता है। तो ये बनता है OH, है ना। O के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ देता है, इसको देता है, इस H को देता है। तो ये बनता है। तो पहले कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है, और कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन के का जो प्रोटोनेशन होता है ना, ये एल्कोहल के कार्बोनिल समूह को एल्कोहल के नाभिक रागी योग के लिए सक्रिय कर देता है। इसकी वजह से एल्कोहल का अणु इसमें जुड़ता है, एल्कोहल के अणु का इसमें नाभिक रागी योग होता है। देखो ये एल्कोहल का अणु होता है, एल्कोहल को मान लो हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु का प्रोटोनेशन एल्कोहल के नाभिक रागी योग को सक्रिय कर देता है, कार्बोनिल समूह को एल्कोहल के नाभिक रागी योग के लिए सक्रिय कर देता है। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन पर धनावेश है। अब ऑक्सीजन पर धनावेश जो होता है ना, वो अस्थायी होता है। यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहां से ये ग्रहण करता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास में जाएगा, कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में चला गया, तो ये धनावेश इस पर आएगा, धनावेश यहाँ आएगा। तो ये यहां से ये जो ऑक्सीजन परमाणु है ना,
ऑक्सीजन परमाणु पर बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है अल्कोहल में, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा क्योंकि O इसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। तो ये बनता है एक चतुष्फलकीय मध्यवर्ती, है ना। अब देखो ये OH हो गया, ये OH, इसका धनावेश खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया, तो इसका तो इलेक्ट्रॉन है ही इसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का चला गया, तो इस वजह से इसका धनावेश खत्म हो जाता है। और यहां से ये OH को यहां जोड़ो, OH, और ये O, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है तो इसलिए ये O से जुड़ता है, कार्बन O से जुड़ता है, और ये R डैश, और ये H। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म ये ऑक्सीजन देता है इस कार्बन को, तो इस प्रकार से इस ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है। तो ये एक बनता है चतुष्फलकीय मध्यवर्ती, चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बनता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। अब देखो ये जो चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बनता है, इसमें इस ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश है, ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश अस्थायी होता है। यहाँ ये जो O और H आबंध है ना, ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म O के पास में चला जाता है, मतलब H का इलेक्ट्रॉन भी O के पास में चला जाता है। तो ये जो H है ना, H प्रोटॉन के रूप में निकलता है, H कहीं के रूप में निकलता है, प्रोटॉन के रूप में। और ये जो प्रोटॉन यहां से निकलता है ना, ये प्रोटॉन, अब देखो ये जो ऑक्सीजन है ना, OH की जो ऑक्सीजन है, इस पर बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसका प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, ये प्रोटॉन यहां जुड़ जाता है, H आयन, ये क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, और ये प्रोटॉन कहाँ जुड़ेगा, ये यहां जुड़ता है, तो ये बनता है ROH, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, RCOH, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म ये इसने ग्रहण कर लिया, ये इसने, है ना, ये इसको ग्रहण कर लेगा, तो ये हो जाएगा OH2, और क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया तो इस पर धनावेश आ जाता है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास में चला गया साझे के लिए, तो इस पर O पर धनावेश आ जाता है, और ये OH के साथ में जुड़ जाता है। और ये देखो यहां से क्योंकि इलेक्ट्रॉन H का भी इसके पास में चले गया तो इसका धनावेश खत्म हो जाता है, तो ये R डैश। देखो ये जो OH2 समूह होता है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अवशिष्ट समूह होता है, ये आसानी से हट जाता है, ये आसानी से हट जाता है। किस प्रकार से हटता है ये, इस प्रकार से देखो, ये इलेक्ट्रॉन, कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास में चला जाता है, O के पास में, मतलब ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास में, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो ये तो H2O के रूप में अलग हो जाता है, इसका आवेश खत्म हो जाता है क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी O के पास में चला गया, तो इस वजह से इसका धनावेश खत्म हो जाता है, तो ये तो हो जाता है -H2O। अब ये देखो यहाँ पर ये जो OH है ना, इस पर भी बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म O के पास में जाता है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ जाता है O और कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है ये, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, है ना, OR डैश, है ना। अब देखो इस पर क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पहुंच गया और C के पास में पहुंच गया,
है ना। साझे के लिए इसने C को भी दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन जो है। तो ये बनता है देखो प्रोटोनित एस्टर, ये बनता है प्रोटोनित एस्टर बनता है। अब ये प्रोटोनित एस्टर देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये इस तरीके से है, ये प्रोटोनित एस्टर बनता है। अब ये एस्टर एक प्रोटॉन का त्याग करता है यहाँ से, देखो प्रोटॉन यूज हुआ था ना इसमें, तो अब वो प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकलता है। तो किस प्रकार से ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ O के पास में से चला जाता है, तो ये प्रोटॉन बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है RCOOR डैश, तो ये बनता है एस्टर। तो इस प्रकार से जो एस्टीकरण की अभिक्रिया होती है उसकी क्रिया विधि ये है। क्रिया विधि कैसे है, एस्टीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित होती है। पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन परमाणु है ना, ये प्रोटॉन ग्रहण करता है, इसका प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनन है ना, प्रोटोनन को अंग्रेजी में बोलेंगे प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन होने से जो कार्बोनिल समूह होता है वो एल्कोहल के अणु के नाभिक रागी योग के लिए एडिशन उसको होता है, एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल समूह के कार्बन पर होता है। अब ये चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बनता है ना। चतुष्फलकीय मध्यवर्ती में प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है और प्रोटॉन ट्रांसफर होने से ये जो OH2 है ना, ये लिविंग ग्रुप बन जाता है और ये आसानी से बाहर निकल जाता है। तो जब ये बाहर निकलता है जल के अणु के रूप में, तो O का इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, प्रोटोनित एस्टर बनता है। ये एस्टर प्रोटॉन का फिर त्याग करके एस्टर बनाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन और OH आबंध का विदलन होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम आप जानते ही हैं, केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। नमस्कार, थैंक यू।